हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए जो साइंस का पेपर होता है उसी से संबंधित है। इसके पहले हमने 2 वीडियो और आपका साइंस का दिखाया है जिसमें हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज उसी का तीसरा पार्ट है। जो चैप्टर का नाम है वो है मोशन यानी गति, और गति के समीकरण से बहुत सारे सवाल रेलवे ने एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी ऐसे एग्जामों में पूछे हैं। सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं और इसका डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है आपके साथ, क्योंकि रेलवे का जो पैटर्न है वो पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उससे थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो उसको देखते हुए जो पहले सवाल आते थे वो सवाल ज़्यादातर रटाए रटाया वाला सवाल आता था, पर अब जो सवाल आता है वो थोड़ा लॉजिकल अप्रोच पे आता है, थोड़ा फॉर्मूले पे आता है, थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। तो इस हिसाब से आपके साथ डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। वीडियो को पूरा एक एक सवाल करके अच्छे से देखिए और इसमें बताए गए सारे कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक आप याद कर लीजिए, ताकि तो जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आपकी गलती ना हो, इसका ध्यान रहे। ठीक है, चलिए दिखाते हैं कि आज का सवाल क्या है। आज हम लोग गति के समीकरण पे बहुत सारा सवाल करेंगे। ठीक है, इसके पहले ही हम आपको थोड़ा सा हिंट दे दें कि गति के समीकरण से कुछ बहुत ही जनरल सवाल है और 3 4 5 सवाल तो लगातार शिफ्ट बाई शिफ्ट ही पूछा गया था। ठीक है, वो क्या पूछा गया था एक बार सवाल दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा, और फिर इसके थ्योरी को हम समझाते हैं और आसानी से आप इस सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो। चलिए आज का पहला सवाल दिखाते हैं क्या कहता है। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति समय, स्थिति वेग, वेग और समय, वेग और त्वरण। इस तरह का जो सवाल है ना, पहला समीकरण किसका बीच संबंध बताता है। फिर इसी तरीके का देखिए दूसरा सवाल भी होगा, गति का दूसरा संबंध किसके बीच संबंध दर्शाता है। इस तरह का बहुत सा सवाल रेलवे ने शिफ्ट बाय शिफ्ट पूछा था। जैसे ये सवाल देखिए आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का 10, 8 और 18 में पूछा गया था शिफ्ट 2 में। ठीक है, और इस सवाल को देखिए ये आरआरबी एएलपी ने ये 10, 8 के शिफ्ट 3 में पूछा था। तो एक ही सवाल किस तरीके से रिपीट किया है, तो इसके थ्योरी को आप समझ लीजिए। ऐसा सवाल जो भी आएंगे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और इसी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी है। तो आप थोड़ा सा हम आपको इसका थ्योरी समझा देते हैं ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकें। देखिए, तो आपका जो साइंटिस्ट है नाम है गैलीलियो। उन्होंने गति के और समय और वेग में एक संबंध स्थापित किया था और उन्होंने 3 समीकरण बताया था। वो तीनों समीकरण हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला जो समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसको समझना है। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, तो पहला u इस्तेमाल हुआ है जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग। ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि आपका न्यूमेरिकल इसी तीनों फॉर्मूले से सॉल्व होगा। एक है भी इसमें जिसको हम कहते हैं अंतिम वेग, अंतिम वेग, और एक इस्तेमाल हुआ है एस जिसको हम लोग कहते हैं विस्थापन, या इससे सीधी रेखा में हम दूरी कह सकते हैं, और एक टी इस्तेमाल हुआ जिसको हम लोग समय कहते हैं। ये बहुत बेसिक बात है। ठीक है, तो ये जो 3 समीकरण है ना, इस तीनों समीकरण को इसी सीरीज में आप याद कर लीजिए। पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम लोग गति का पहला नियम कहते हैं। ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक याद रखना है। ये गति का पहला नियम है। दूसरा जो आपने लिखा है ये गति का दूसरा नियम है, और तीसरा जो हमने लिखा है ये गति का तीसरा नियम है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो सीरियल वाइज आप याद कर लीजिए कौन गति का पहला नियम है, कौन गति का दूसरा नियम और कौन गति का तीसरा नियम है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या जानना है कि कौन सा नियम जो है वो किसके किसके बीच संबंध बताता है। ठीक है, तो जो पहला नियम है एक बार हम फिर यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आपको याद करा सके हम। पहला नियम है v बराबर u प्लस ए टी। ध्यान रखिएगा ये आपका वेग है और ये आपका समय है। देखिए ट्रिक से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये है आपका वेग v और ये है आपका
समय, अंतिम वाला। तो ये जो है पहला नियम जो है ये वेग और समय के बीच का संबंध बताता है। ठीक है जी, वेग और समय के बीच का संबंध बताता है, ध्यान रखिएगा इसको। सवाल भी देखिए वही पूछा है, गति का पहला नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो किसके बीच बताएगा? वेग और समय के बीच। देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे दिखा रखा है ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, वेग और समय के बीच में ये संबंध बताता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो एक चीज आपका क्लियर हो गया होगा, पहला नियम क्या बता रहा है, v बराबर यू प्लस ए टी, वो किसके किसके बीच बताता है? तो आप पहला वाला देखिए v और लास्ट वाला देखिए t, तो वेग और समय के बीच। ठीक है, दूसरा आपका जो है वो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो है आपका गति का दूसरा नियम कहलाता है। और यहाँ देखिए ये s जो है, s इसका विस्थापन है या दूरी कह सकते हैं, और t जो है इसका समय है। ठीक है, ये इस दोनों के बीच बताता है, फर्स्ट और लास्ट में देखिए t इसका क्या है, समय है, ये समय है। ठीक है, और ये जो है ना s इसकी स्थिति है, s इसकी स्थिति है, पोजीशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये किसके बीच संबंध बताता है? तो दूसरा जो है वो स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है, स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। कौन सा? दूसरा नियम। और जो तीसरा है जिसको हम बोल रहे हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये जो है आपका वेग और स्थिति, ये देखिए फर्स्ट में क्या है वेग और लास्ट में है इसकी स्थिति, तो वेग और स्थिति, वेग और स्थिति के बीच में संबंध बताता है तीसरा नियम। कैसे आप पकड़ लेंगे, अपने को आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा। पकड़ने का यह तरीका है, इस तरीके से आप आराम से क्लियर करके देख सकते हो। ठीक है, पर यह ध्यान रहे कि पहला नियम है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा नियम है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा नियम है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और आप इस तरीके से आसानी से पकड़ सकते हैं कि किसके किसके बीच में संबंध है। ये आपका थ्योरी था, और इसी थ्योरी को मतलब यूज करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी ध्यान देंगे, तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल था गति का पहला नियम, तो पहला नियम होता है v बराबर यू प्लस ए टी, तो ये v और t के बीच में संबंध बताता नहीं, वेग और समय का ये रिलेशन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध बताता है? दूसरा समीकरण क्या बताया अभी जस्ट, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये किसके बीच संबंध बताएगा? तो पहले s और फिर लास्ट में है t, s और t, इसका मतलब हो गया ये जो है स्थिति और समय के बीच बताएगा, स्थिति और समय के बीच। ठीक है, स्थिति को आप स्थान भी कह सकते हैं। ठीक है, स्थान या स्थिति या पोजीशन। ठीक है, तो इस दोनों के बीच संबंध बताएगा। और अब यहाँ पे चेक कीजिए, पहला है वेग और समय, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है स्थान और समय, मतलब यही स्थिति और स्थान है, स्थिति और स्थान है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी में दिखा रहा है वो इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी में, देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिखा रखा है, स्थान और समय, स्थान और समय, यही इसका सही जवाब है। ठीक है जी, तो इसे आप आसानी से पकड़ लेंगे ना। देखिए तीसरा ऑप्शन स्थान और वेग है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि स्थान और समय होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। बाकी डी में लिखा है वेग और त्वरण, तो वैसे भी गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं क्या पूछा है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सवाल, हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको आगे ये अगले एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट देखिए, सेम सवाल है यहाँ पे, गति का दूसरा समीकरण, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? तो गति का दूसरा संबंध है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही दूसरा समीकरण है। और बोला है कि दूसरा समीकरण स्थिति या स्थान और स्थिति और किसके बीच है? समय के बीच है, स्थिति और समय के बीच का संबंध बताता है। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, देख रहे साफ साफ लिखा हो स्थिति या स्थान और, तो स्थिति तो ये वाला एस हो गया, और इसके साथ में किसका होना चाहिए? समय का होना चाहिए। तो स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा समय। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा था शिफ्ट 2 में, तो एएलपी ग्रुप डी और आरपीएफ में करीब करीब साइंस के पेपर सेम ही तरीके का पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी स्थिति समय संबंध को बताता है? स्थिति और किसके बीच में है? समय के बीच में।
ठीक है। तो स्थिति मतलब एस आना चाहिए, और समय आपको लास्ट में तो बताए थे कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। तो ये आपका दूसरा समीकरण है, गति का दूसरा समीकरण है। इसी से आपकी स्थिति और समय का पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला तो नहीं है, पहला चूंकि ये गति का तीसरा है जिसमें वेग और स्थान का बताता है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी में आपका यही वाला फॉर्मूला है, यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति और वेग को बताता है, ठीक है। स्थिति और वेग, देखिए तीसरा जो समीकरण होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसके बारे में हमने क्या बताया कि ये है आपका वेग और ये है आपका स्थान या स्थिति। तो ये है आपका वेग और ये है आपका स्थान या स्थिति, ठीक है जी। तो इसी दोनों के बीच में ये संबंध बताता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, एक ही बात है दोनों, क्योंकि u को हमने इधर भेज दिया है। तो ये दोनों समीकरण एक है, और ये गति का तीसरा समीकरण है जो हमारा स्थिति और वेग को बताएगा। हम वेग और स्थिति बोल रहे हैं तो एक ही बात है, स्थिति और वेग बोलिए उलट के। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ये ऑप्शन में दिखा रखा है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि इससे सीधा मैच कर रहा है, इसीलिए ये इसका सही जवाब है, ठीक है जी। ये देखिए ग्रुप डी का सवाल था। देखिए थर्ड शिफ्ट में दोनों दिन पूछा है, 23 को भी और 11 को भी। तो देखिए सवाल कैसे रिपीट किया हुआ है, तो आपको समझ के जाना पड़ेगा, और इसका हमने थ्योरी आपको शुरू में ही समझा दिया है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को बताता है। देखिए v बराबर आपको बताया u प्लस ए टी, बताया ना, ये आपका वेग है और ये आपका समय है, ये वेग और समय। तो कौन सा समीकरण बता रहा है वेग और समय को, तो ये होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस ए टी कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा है, ये वाला सेम फॉर्मूला है, v बराबर u प्लस ए टी, यही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से आपका देखिए न्यूमेरिकल चालू हो गया, और उसी तीनों फॉर्मूले की मदद से हम सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो फॉर्मूला हमने आपको शुरुआत में ही बताया है। अगर आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया तो फिर से बैक जाइए, शुरू से पूरा वीडियो देखते आइए, आपको आगे एकदम आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो आपको अगले सवाल में दिक्कत हो सकता है। तो कोई भी सवाल आप छोड़िए मत, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, यदि आपको सीखना है तो। बाकी अगर नहीं सीखना है तो फिर वीडियो आप छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था का मतलब ये होता है कि जब वस्तु यहां से चलना शुरू करता है ना, तो उसकी प्रारंभिक वेग 0 होती है। स्थिर अवस्था, रुका हुआ अवस्था है। शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण है, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड, टाइम कितना लिया है 8 सेकेंड, यहां से यहां आ गया होगा, आगे बढ़ गया होगा, टाइम लिया 8 सेकेंड तक गति करती है। इस दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, मतलब ये आपसे यहां से लेके यहां तक की जो दूरी तय हुई है, ये दूरी जानना चाहता है कि क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहली बात, आपको क्या क्या मालूम है, तो आपको u मालूम है, a मालूम है और t मालूम है, ठीक है। और आपको चाहिए s आपका, देखिए 3 फॉर्मूला आपने पढ़ा ना, v बराबर u प्लस ए टी पहला पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आपने पढ़ा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए आपको s चाहिए ना, तो s कहाँ कहाँ पे है, s देखिए यहाँ पे है, समझिएगा, हम जो तरीका बता रहे हैं उस तरीके से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपका s है, इसी दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते थे। अगर हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा, तो u की जरूरत पड़ेगा जो कि मालूम है, t की पड़ेगा जो कि t भी मालूम है, a पड़ेगा जो कि a भी मिला हुआ, t भी मिला हुआ। मतलब इस फॉर्मूले में सब कुछ आपको मालूम है, और रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला अगर आप रखिएगा तो इसमें आपको भी नहीं मालूम है, तो आपको पहले भी निकालना पड़ेगा, इसलिए आप 2 नंबर वाला फॉर्मूला लगाइए, यही आपके लिए सही है। तो हम लगाएंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो आपका 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हाफ a का वैल्यू दिया हुआ है 3 और समय लिया है 8, तो 8 गुने 8 2 बार रख देंगे, ये देखिए 4 से कट जाएगा, तो ये हो गया 8 तिया 24, 24 चक हो गया 96, यानी ये 96 मीटर जो है दूरी तय किया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 96 मीटर, ठीक है। बाकी का तो देखिए ऑप्शन ही गलत है, इसको बिना बनाए भी हम मार सकते थे। क्यों? क्योंकि आपसे दूरी पूछा था ना, कुल दूरी क्या होगा, और दूरी की इकाई क्या होती है, दूरी की इकाई जो होती है
वो मीटर होती है, तो सीधा मीटर वाला आंसर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, मीटर सेकंड लिखा है। और दूसरा तीसरा में भी देखिए मीटर पर सेकंड, मीटर, ये तो बिना बनाए भी मार सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया चूंकि आगे इस तरह का सवाल आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तब जाके आगे आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं क्या कहता है। तो अगला सवाल है कि यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। ये बहुत आसान सवाल है, इसको हम दो तरीके से आपको बताएंगे, एक फॉर्मूले से भी, जिससे पहला फॉर्मूला करता है v बराबर u प्लस ए टी। आप यहाँ से वेग निकाल सकते हैं। u कितना है, तो विरामावस्था बोला है सवाल में, तो u तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि विरामावस्था का मतलब क्या है, शुरुआत में विराम में था, रुका हुआ था, तो u जीरो हो गया, चूंकि u प्रारंभिक वेग है। ठीक है, a क्या है, a दिया हुआ है 2 और आपका समय है दिया हुआ है 4 सेकंड, तो ये 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, तो 8 मीटर पर सेकंड इसका सही जवाब होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है 8 मीटर पर सेकंड, तो ये आपका ए नंबर में है 8 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे बिना फॉर्मूला लगाए, कि पहले तो इसका वेग जीरो था और त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है कि हर एक सेकेंड में एक सेकेंड में वेग जो है 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो 4 सेकंड में देखिए ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड में पूछा है। पहले जीरो था तो यहाँ पे इसका वेग 2 हो जाएगा, फिर इसके 1 सेकंड में फिर यहाँ पे वेग 4 हो जाएगा, चूंकि 2 बढ़ जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद इसका वेग 6 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड और लेंगे तो इसका वेग 8 हो जाएगा, तो यह वेग हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। आप इस तरीके से भी सोच के इसका जवाब दे सकते थे। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ था। ऐसा सवाल देखिए आरआरबी हमेशा ही पूछता है हर एग्जाम में, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको सारा सवाल आसानी से सॉल्व दिखता होता हुआ मिलेगा। देखिए, एक रेलगाड़ी विरामावस्था में 5 मिनट समय दिया हुआ है इसका, 5 मिनट। ठीक है जी, मिनट में तो कोई चीज़ आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना, तो इसको 60 से गुना कर लेना, ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 मिनट में उसकी गति हो जाती है कितनी, यानी 5 मिनट में हो जाती है ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, पहले इसकी वेग जीरो रही होगी क्योंकि ये विरामावस्था लिखा हुआ है। अब क्या बोला है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको पहले आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। तो 90 को हम 5/18 से गुना कर देते हैं, ये 90 जो है 5/18 से गुना हो जाएगा, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 18 पचे 90 होता है, तो 5 पचे ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या बोला है कि रेलगाड़ी जो है ना यहाँ से स्टार्ट की थी, इसका वेग है 0 और हो गया इसका वेग 25 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा होने में इसको समय लग गया है आपका 300 सेकेंड, 300 सेकेंड का लग गया है। आपसे पूछा क्या है दूरी, तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको u और v मालूम है, तो दूरी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v तो हमारा 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये 625 हो जाएगा। u आपका 0 है और 2 a का वैल्यू जो है हमको मालूम नहीं है, a आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको s तो जानना ही है कि कितनी दूरी हुआ, तो a आपको निकालना पड़ेगा, तो a निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम a कैसे निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं v माइनस यू बाई टी करके। ठीक है, तो v कितना दिया हुआ है 25, u तो 0 है और टाइम लिया है 300। ठीक है, तो ये 25/300 आ गया a का वैल्यू, तो हम यहाँ रख देंगे 25/300 और s आपको जानना है। अब इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो देखिए ये वाला वैल्यू जो है 25 से कट जाएगा। ठीक है, और s जब निकाल, देखिए ये वाला वैल्यू जो है 150 से कट जाएगा, तो s फाइनल कितना आ जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा 150 गुने 25, 150 गुने 25। ठीक है, ये आपका मीटर में आएगा, लेकिन आपको किलोमीटर में बताना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 150 गुना 25 और बटा 1000 कर देंगे, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया और ये 25 चक 100 हो जाएगा, तो ये आ गया 15/4। जब 15/4 को भाग में लिखेंगे तो देखिए 4 तिया 12 हो गया, 3 बचेगा, तो ये 7 चक 28 और 2 बचा तो ये 5, यानी 3 दशमलव ये आ जाएगा 3.75 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये आपका दिख रहा है 3.75 किलोमीटर, ये इसका सही जवाब होगा। तो ये सब बातें जो है ना जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर्मूला को, इस सब पे आपको ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी से इसको सीख भी जाइएगा और आने वाले जो भी सवाल है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है कि एक वस्तु
स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग सेकेंड लिखा है, तो ये आपका त्वरण दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात तो विराम से स्टार्ट हुआ तो यू 0 रहा होगा, और इसका त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण दिया हुआ है। निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है 8 सेकेंड बाद, इसका टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड के बाद इसकी गति क्या होगी। ठीक है, 8 सेकेंड के बाद आपको गति बताना है कि गति क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि हमको भी पता करना है कि भी कितना होगा, तो भी बराबर होता है u प्लस ए टी। यू तो 0 है, तो इसको 0 कर लीजिए। ए दिया हुआ है आपका 4, और ये दिया हुआ है आपका समय 8, तो ये आपका 8 चक 32 मीटर प्रति सेकेंड इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 32 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये सब कितना हल्का सवाल है, थोड़ा सा आप फॉर्मूला अगर ध्यान में रख लीजिए तो ऐसे न्यूमेरिकल कभी छूट ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और रेलवे में एएलपी वाले एग्जाम में तो ये जबरदस्त पूछा गया है पिछली बार, इस बार भी ऐसे ही सवाल आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक बस विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ से उतरती है। यदि 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा। तो देखिए इस सवाल में आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि देखिए ये पहाड़ है, इससे जो है एक बस उतर रही है। ठीक है, और बोला है सवाल में कि विरामावस्था से उतरती, मतलब यू का वैल्यू तो 0 ही होगा, और उतरती कितना है, तो सवाल में लिख रखा है 200 मीटर। ठीक है, और उसने ये कहा है 10 सेकेंड इसको टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम लग जाता है 10 सेकेंड। ठीक है, तो पूछा है कि इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, किस त्वरण से ये नीचे उतर रही होगी। अब यहाँ से देखिए आपने पढ़ा है ना, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू तो 0 है, एस आपका दिया हुआ है 200। ठीक है जी, और प्लस हाफ ए आपसे पूछा है और टी दिया हुआ 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। इसको यदि आप काटो यहाँ से तो ये देखो 50 हो जाएगा, और 50 को यहाँ से काटे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आपको समझने की जरूरत है। ये आरआरबी ग्रुप डी में ये सवाल पूछा था कि एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg, ये आपका जो गेंद है वो गेंद का मास दिया हुआ है 1/4 kg, हम यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं ताकि बाद में इसको काम करें, और वह इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है। कितना दूरी जा रहा है, 10 सेंटीमीटर। इसको हम चेंज कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 100 से भागा देके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 मीटर। ठीक है, और क्या बोला है, उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकेंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए बल की स्थिर बल का मान क्या होगा। देखिए ये सवाल समझिए, जैसे ये बच्चा है मान लीजिए, और ये किसी गेंद को फेंक रहा है, तो पहले इसके हाथ में यहाँ पे बॉल था। ठीक है, और इसको फेंकने के लिए अपना हाथ को उठाएगा, जोर से फेंकेगा। तो अगर हाथ उठाएगा तो मान लीजिए ये इस तरीके से उठाया होगा हाथ, और यहाँ पर से बॉल इसका हाथ से छूटा। ठीक है, यहाँ से फेंकना शुरू किया है और ऐसे हाथ उठते उठते यहाँ पे जाके बॉल छूट गया। तो यहाँ पर का जो बेग है जिस समय ऊपरी बेग से छूटा है, ये है आपका 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे इसका बेग तो 0 ही रहेगा। ठीक है, और ये जो हाथ उठा है ये टोटल था 10 सेंटीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया है 1/10 मीटर में। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि पहले जो वस्तु था ना उसका बेग कितना था, उसका बेग 0 था, और अब वस्तु का बेग जब यहाँ से चला है तो ये है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये दूरी दिया हुआ है 1/10 मीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट किए थे। तो आपसे ना बल पूछा है, तो बल कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ लिख रहे हैं बल हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, F बराबर ma के फॉर्मूला से। तो m तो आपको मालूम है 1/4 kg है, a का वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट करिए और यहाँ पे लाके धर दीजिए। देखिए फॉर्मूला पढ़े, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और यहाँ से v का वैल्यू 2 है तो 2 दूनी तो ये 4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 दिया हुआ है, और 2a का वैल्यू जानना चाह रहे हैं, और s का वैल्यू है 1/10। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए 5 से कट जाएगा, और इस प्रकार से a का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 5 छक 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस 20 को यहाँ से उठा करके a का वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए 20, तो देखिए ये 4 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी इस पे जो बल लग रहा होगा वो 5 न्यूटन का बल लग रहा होगा। ठीक है, 5 न्यूटन जो है इसका सही जवाब होगा। ये देखिए 5 न्यूटन आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है।
यही इसका सही जवाब है। तो ये सवाल बहुत अच्छा था, इसको समझना था आपको। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको आप धीरे धीरे देखेंगे, सीखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट है। तीन आपका इक्वेशन है, उस तीनों इक्वेशन को हम लोग गति का जो समीकरण जिसको कहते हैं उसको यूज करिए, सवाल आपका बनने लगेगा। नेक्स्ट सवाल जो है देखिए क्या बोल रहा है कि सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती है। तो सरल रेखीय गति में, सरल रेखा में, मतलब सरल रेखा मतलब क्या, सीधी रेखा में। तो इसका जवाब क्या होगा, सीधी रेखा में, इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिख रहा है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि सरल रेखीय गति में वस्तु चलती है तो वस्तु सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। वृत्तीय पथ पे तो वृत्ताकार पथ में जो होता है तो वो तो जो आपका वृत्ताकार पथ होता है उसमें वृत्त पे चलती है, लेकिन सरल रेखीय गति है तो उसको हम एक रेखा में चलाएंगे। दूसरा है परवलयकार। परवलयकार का मतलब होता है इस तरीके से, पाराबोलिक होता है। और दीर्घवृत्त का मतलब होता है इलिप्टिकल, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका अभी जो आंसर है वो सरल रेखीय गति सही जवाब होगा। तो ये था हमारा कुछ साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया था। अगर आपका और भी कोई ऐसा डॉट है या कोई ऐसा वीडियो बनवाना चाहते हैं जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत है तो उसके भी हम सवाल को कलेक्ट करके आपको करा देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और बच्चे इससे लाभ ले सकें। और यही सब सवाल जो है आपके आरआरबी एएलपी में इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।